बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को फिर से जागरूक करने के लिए आप एक बार फिर से मौजूद है। आदित्य, सबसे पहला सवाल होगा एनआरआई से रिलेटेड। एनआरआई जितने भी होते हैं उनके मन में कई सारी दुविधाएं रहती है। सबसे पहला काम वो अगर वो बाहर रह रहे हैं, क्योंकि एनआरआई का जो दायरा है ना वो काफ़ी बड़ा है, उनका जो स्केल है अलग अलग है, अलग अलग इनकम क्लास के लोग होते हैं। जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग भी जाते हैं, बाहर रहते हैं, वो भी एनआरआई कैटेगरी में आते हैं। अपर इनकम ग्रुप वाले तो बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो फाइनेंशियली बहुत जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने के हिसाब से शुरू पहला दो सवाल मेरा ये होगा, वो किस तरह से अपना खाता हिंदुस्तान में खोले। जब वो इंडिया में आए तो वो किस तरह का खाता उनके लिए नॉर्मल खाता होगा और उस पर टैक्स की डिटेल्स क्या होगी। तो सबसे पहले खाते के बारे में बता दे कि बैंक अकाउंट वो कैसे शुरू करे। आदित्य, देखिए, सबसे पहली बात, जब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है 180 दिन अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई हो जाएगा और आपको कुछ चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 ये करना जरूरी है कि आप अपने बैंक अकाउंट्स हैं उनको चेंज कीजिए। एनआरआई एनआरई अकाउंट्स है और एनआरओ अकाउंट्स जो है उसको उसमें तब्दील करने की जरूरत है आपको। जैसे ही आपके पास एनआरआई स्टेटस आ जाएगा तो आपको सिर्फ बैंक को अप्रोच करना है और जैसे ही आप बैंक को अप्रोच करेंगे तो बैंक आपके लिए सारे चेंजेस कर देगा। आपके बैंक अकाउंट सबसे पहली बात है वो चेंज हो जाएंगे। दूसरी बात, जब आप निवेश करते हैं तो निवेश करते टाइम भी अगर आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होती है तो वहां पे भी तब्दीली करनी पड़ती है। जो एग्जिस्टिंग निवेश आपने कर रखा है उसमें कोई भी फर्क नहीं है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड ऑन करने का, पर आगे जाके आप उसी अकाउंट में निवेश नहीं कर सकते हैं। आपको एनआरई या एनआरओ अकाउंट है उसके साथ अपने डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करना होगा और म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी बताना होगा कि आप एक एनआरआई की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ब्रॉडली निवेश करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनी हो या फिर बैंक हो या फिर आप अपने डीमैट अकाउंट जहां से आप स्टॉक्स खरीदते हैं उनको आपको नोटिफाई करना पड़ता है। एनआरई और एनआरओ अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ता है जहां पे पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे और आपका निवेश हो जाएगा। आज की डेट में ये सब चीजें बहुत आसानी से हो जा रही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, आदित्य, जो भी बताइए। आदित्य, उस पूरी डिटेल्स पे मैं आऊंगा कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें, कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जो एनआरआई का दायरा है ना वो काफ़ी बड़ा है। मैं सिर्फ एक क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एनआरआई के जो दो अकाउंट खोल सकते हैं, एनआरई और एनआरओ, उस अकाउंट के फर्क को मैं समझना चाह रहा था कि वो बेसिक फर्क क्या है। देखिए, एनआरई अकाउंट जो होता है उसमें आप बाहर की इनकम जो है वो डॉलर्स या फॉर एग्जांपल आप डॉलर्स में कमा रहे हैं तो वो इनकम वहां पे रखी जाती है। एनआरओ अकाउंट जो होता है वो इंडिया की इनकम के लिए अकाउंट होता है। जो भी इनकम आप इंडिया में जनरेट करते हैं वो इनकम आप एनआरओ अकाउंट में रख सकते हैं। तो बाहर की इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं होती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वहां पे आप वो एनआरई अकाउंट में रख सकते हैं और एनआरओ अकाउंट जो है वहां पे आप इंडिया में जनरेट की हुई इनकम रख सकते हैं। ये दोनों ही अकाउंट आराम से किसी भी बैंक, किसी भी नेशनलाइज्ड शेड्यूल बैंक में खुल सकते हैं। ओके, यानी इन्होंने साफ कर दिया आदित्य ने कि जो भी आप फॉरेन से कमाई कर रहे हैं वो उस पैसे के लिए जो आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा वो एनआरई अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जो यहाँ की कमाई के लिए जो आप यहाँ पे रेंटल इनकम आपकी आती होगी, डिविडेंड इनकम आती होगी, पेंशन ब्याज से जो आय होती होगी, उसके लिए आपको ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, एनआरओ अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम एफसीएनआर के बारे में, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट जो एफडी होता है उसके बारे में। उस अकाउंट की अगर बेसिक बातें आदित्य आप बता पाएं। तो एफसीएनआर भी एक और स्पेशलाइज्ड टाइप का अकाउंट होता है जहां पे इंडिया में जो आपकी इनकम होती है उसको अगर आप रखना चाहते हैं तो वो एफसीएनआर अकाउंट में रख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के अकाउंट है, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक सीए से कंसल्ट करके इन तीनों अकाउंट्स को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर पाएंगे तो बेटर रहेगा। एफसीएनआर अकाउंट इंडिया में इनकम की जनरेट की हुई है और उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब टैक्स की बात कर लेते हैं।
टैक्स को लेकर किस तरह के रेगुलेशंस इनके लिए एनआरआई अकाउंट्स के लिए हैं? आपने तो ये तो क्लियर कर दिया कि एनआरई अकाउंट अगर है एक्सटर्नल, क्योंकि आप इनकम डाल रहे हैं, फॉरेन इनकम को यहाँ पर डाल रहे हैं आदित्य, तो आपको यहाँ पर टैक्स का बोझ नहीं है। लेकिन एनआरओ के अंदर जो अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, क्या उस पर टैक्स देना होगा आदित्य? बिल्कुल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है, अब रूल्स थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि इंडिया में इन्वेस्ट की हुई कोई भी इनकम होती है और उस पे अगर कोई भी इंटरेस्ट कमाया जाता है या म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कमाए जाते हैं या फिर आपने शेयर मार्केट में अप्रिसिएशन कमाया होता है और आप उसको बेचते हैं, तो आपको टैक्सेशन भरना पड़ेगा। वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एनआरआई है तो आप इंडिया में जनरेट की हुई इनकम पे टैक्स नहीं भरेंगे। इनफैक्ट अगर आपकी कोई रेंटल इनकम भी इंडिया में है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आप टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है। ये पहली बात हुई। अब यहाँ पे ऑर्डिनरीली इंडियन और ऑर्डिनरीली नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उसका एक प्रमाण किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और उसके हिसाब से आपकी बाहर की इनकम टैक्सेबल है या नहीं वो डिटरमिन होता है, और शायद वहां पे भी टैक्स लग सकता है। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बाहर की इनकम को जज करना कि वहां पे टैक्सेशन लगेगा कि नहीं, पर इंडिया में जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है उस पर पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ओके, यानी कुल मिलाकर चीज़ें क्लियर हैं। जो यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं इनकम, भारत के अंदर कर रहे हैं, उस पर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। सबसे पहले एनपीएस को लेकर करते हैं। आदित्य, एनपीएस को लेकर क्या है? एनआरआई अगर एनपीएस में अगर जाना चाह रहे हैं, जब शुरुआत हुई थी उस समय तो एनआरआई के लिए नहीं था, लेकिन क्या अब एनपीएस में एनआरआई की भी एंट्री संभव है? और उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है? क्या वही 60 साल की उम्र में वो भी अपने पूरा पैसा पार्शियल एन्युटी के लिए करवा सकते हैं और एक मुश्त ले सकते हैं? उनके लिए पूरा नियम क्या है एनपीएस को लेकर? देखिए, जब एनपीएस स्टार्ट हुआ था तो एनआरआई जैसे कि आपने कहा कि अलाउड नहीं था, बट अब एनपीएस एनआरआई के लिए भी अलाउड हो गया है। एनआरआई 18 से 60 साल की उम्र के जो भी एनआरआई हैं वो केवाईसी नॉर्म्स को कंप्लीट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरई और एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके ऊपर भी वही सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो एक जनरल इंडियन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। 60 साल की उम्र में अकाउंट जो है वो सुपर एनुएट हो जाएगा और आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। 40% तक रिडेम्पशन आप आराम से कर सकते हैं और 60% आपको एनुइटी में पे करना पड़ेगा। जो ईसीजी एसेट क्लासेस अवेलेबल होते हैं एनपीएस में, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अब ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास, वो सारे अवेलेबल हैं। ऑटो मोड और मैनुअल मोड में इन्वेस्टमेंट है, वो भी सब अवेलेबल है। तो फर्क कुछ नहीं है, बस फर्क ये है कि वो मैंडेट किया जाएगा कि वो एनआरआई अकाउंट है और आपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट से पैसे डाले हैं। सारे रूल्स वही एप्लीकेबल रहेंगे जो एक नॉर्मल इंडियन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ओके, यानी एनपीएस में कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आदित्य, अब अगला सवाल उनके और इन बाकी इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा। कोई भी चाहता है कि इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, अपने जो रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई किया जाए। ऐसे में म्यूचुअल फंड, पहले शेयर पर भी मैं आऊँगा, उससे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में आदित्य जानूंगा। अगर कोई एनआरआई अगर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में, तो उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे? क्या उन्हें सिर्फ वन टाइम ही इन्वेस्ट करने की इजाज़त है या एसआईपी भी कर सकते हैं? पूरी क्लैरिटी चाहिए। और जो दूसरे जिस भी रीजन में वो रहते हों लेकिन एनआरआई है, तो उनके लिए क्या म्यूचुअल फंड से निवेश से जुड़े हुए क्या रूल्स हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जब तक इंडिया में थे तब तक आप रेसिडेंशियल स्टेटस यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप एनआरआई बन जाते हो तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप एनआरआई बन गए हो। आप पुराने खाते से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो और एक नया फोलियो बनता है म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, जहां से आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। आपका सेम वे, आपका एनआरई और एनआरओ अकाउंट जो है वो आपके म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर से लिंक हो जाएगा और वहां से आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंडियन मात्र 100, 200, 300, 500 रुपए की एसआईपी कर सकता है। वैसे ही एनआरआई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट रूल्स अब इतने सिंपल होते जा रहे हैं कि आप अब एनआरआई ऑनलाइन भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आएगा। आपको बस म्यूचुअल फंड कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि आप एनआरआई बन चुके हैं और एनआरओ एनआरई अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड फोलियो को लिंक करना होगा। आप पुराने वाले फोलियो से निवेश नहीं कर सकते, आपके लिए एक नया फोलियो जनरेट होगा।
आदित्य, आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया कि आपको नया फोलियो बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि वो आप एनआरआई हो गए हैं, फिर आपको एनआरओ और एनआरई अकाउंट वगैरह जो खुले वो पूरी डिटेल्स आपको एएमसी के जरिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी को शेयर करना पड़ेगा। फिर आप शुरुआत अपनी फाइनेंशियल राइट को, म्यूचुअल फंड में निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। आदित्य, एक और सवाल है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि यूएस और कनाडा में अगर आप रहते हैं तो वहाँ के जो भी एनआरआईज होंगे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं, एसआईपी की इजाज़त और जो सिस्टमैटिक विड्रॉल वगैरह, सिस्टमैटिक ट्रांसफर वगैरह की भी इजाजत उनको नहीं है। उस पर कुछ क्लैरिटी आप देंगे आदित्य? देखिए, यूएस और स्पेशली यूएस के लिए एक फैटका करके एक डिस्क्लोजर है जो हमेशा देना पड़ता है जब म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, जिसके तहत जो रिस्ट्रिक्शंस आपने कहा वो अभी लागू हैं। एक टैक्स ट्रीटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंडिया और यूएस के बीच में, तो वहां पे निवेश थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। पर यूएस और कनाडा के अलावा बाकी सारे दुनिया के देशों में कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूएस में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इसलिए है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो टैक्स ट्रीटी है वहां पे बहुत सारे लोग टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहती है। तो इसीलिए यूएस के लिए रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है, अदरवाइज और किसी कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेके था इनको बिल्कुल। तो आपने पूरी तरह से क्लियर कर दिया एनपीएस में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड की जो तमाम बारीकियां हैं एनआरआईज के लिए वो भी बता दिया। अब एक और सवाल एनआरआई से जुड़ा हुआ, ये आखिरी सवाल एनआरआई से जुड़ा होगा आदित्य, वो सवाल अब होगा इक्विटी मार्केट शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग को लेकर। उनके लिए फिर एनआरआईज के लिए क्या रूल है? अगर शेयर में अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं, फिर उनके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से ऑपरेट करने होंगे, उनके लिए क्या नियम है? अगेन सेम नियम, पुराने डीमैट अकाउंट्स को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। पुराने डीमैट अकाउंट में निवेश बने रहेगा, पर नई निवेश ऐड नहीं कर सकते हैं। उसमें से आप पैसे निकाल भी सकते हैं, बट जब आप निकालेंगे तो सेम डीमैट अकाउंट में निवेश नहीं कर सकते। एक बार आप एनआरआई बन जाते हैं तो आपको स्टॉक ब्रोकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम एनआरआई बन गए हैं, तो वो पुराने अकाउंट की लिंकिंग हटा के एनआरई एनआरओ अकाउंट को लिंक करेगा आपके डीमैट अकाउंट के साथ, और डीमैट अकाउंट जो है वो एनआरआई अकाउंट हो जाएगा। एनआरआई अकाउंट बनते ही जो रिस्ट्रिक्शंस हर एक स्टॉक के ऊपर है, कई स्टॉक्स के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी है कि एनआरआईज उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिट्स ब्रीच हो गई होती है। तो वो सारी लिमिट्स आपके ऊपर अप्लाई करेगी और इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगेन सेम प्रोसीजर है, आपको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और एनआरआई स्टेटस का अकाउंट खोलना पड़ेगा, और एनआरई एनआरओ बैंक अकाउंट को लिंक करके शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे। उन्हीं शेयरों में इन्वेस्ट कर पाएंगे जहां पे एनआरआई लिमिट ब्रीच नहीं हुई है, जहां पे ब्रीच हो चुकी है वहां पे आप निवेश नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी जो लिमिट है उसका भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे एनआरआई की लिमिट अगर ब्रीच हो गई है, उससे अगर एक्सीड हो चुका है लिमिट, वो तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये कुछ बारीक बातें हो गई एनआरआईज को लेकर, लेकिन एक